हेलो फ्रेंड्स, आरकेपी स्टडी प्लस में आपका स्वागत है। चलिए, हमारी नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है जो कि करंट अफेयर की है। ठीक है, तो यह लगभग आपका वीकली टेंथ मतलब करंट अफेयर रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्जाम में आते हैं जिनको हम लोग चर्चा करेंगे। और यह लेक्चर लगभग बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, लेकिन यह है कि आपकी 15-20 से 25 मिनट की एक क्लास रहेगी जो कि डेली बेसिस पर होगी, जिसमें हम क्या करेंगे कि दिन प्रतिदिन की यानी एक हफ्ते में जितना भी करंट अफेयर हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, डेली टू डेली करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो एक पूरा प्रोग्राम है जिसको हम लोगों ने आज स्टार्ट किया है। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। ठीक है, जिसमें हम लोग पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का जो हम लोगों का रहेगा वो कुछ वर्तमान में चर्चित वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये समझेंगे इसमें। देखिए, जैसे सबसे पहले समझेंगे कि डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रही है। अच्छा, क्वेश्चन वहीं से आता है जो करंट अफेयर में चर्चा में रहता है और उसी को स्टैटिक पोर्शन से पूछ लिया जाता है। तो हम लोग समझेंगे कि सबसे पहले ये चर्चा में रही है डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आप ध्यान रखेंगे कि डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यह झारखंड में है। तो आपको याद रखने के क्रम में बस इतना याद रखना है कि डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ अवस्थित है। तो झारखंड में अवस्थित है, झारखंड के जमशेदपुर में यह पड़ती है। ठीक है, तो अब देखिए एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रही, उसका नाम है बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि उत्तराखंड में पड़ती है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी कौन से याद किए जाएं तो इसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। तो इसके लिए आपको करंट अफेयर से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि तभी पता चल पाएगा आपको कि एग्जाम में वही चीजें पूछी जाती हैं जो करंट में रहती हैं। चलिए, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं इराविकुलम नेशनल पार्क। यह पश्चिमी घाट केरल में अवस्थित है। ठीक है, तो इराविकुलम नेशनल पार्क, तो इस तरीके से आपने आज तीन जो है, एक दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक नेशनल पार्क, तो इस तरीके से ये तीन चीजें सीखी आज आज की क्लास में। अब उसके बाद ऐसे ही करके जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो भी चर्चा में रहेंगी उनको हम लोग चर्चा में लाया करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो यही चर्चा करेंगे जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। एक ये पोरजा ट्राइब है। अच्छा, ट्राइब से क्वेश्चन आता रहता है, हाल फिलहाल में यह चर्चा में है। और ट्राइब से एक क्वेश्चन नहीं आता है, लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे समझ लीजिए। तो अभी ओंगे ट्राइब पूछी गई थी, आज यह चर्चा में है पोरजे ट्राइब, पोरजा ट्राइब, तो यह जो है पूछी जा सकती है आपसे। तो यह ट्राइब आंध्र प्रदेश, असम और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, असम, उड़ीसा में रहती है। ठीक है, अब यह ट्राइब अभी हाल फिलहाल में चर्चा में है। तो आप लोग देखिए, ये इसमें ट्राइब जो है दिया हुआ है, तो ये ट्राइब जो है पोरजा ट्राइब है। अब देखिए, जो चर्चा में रहती हैं ट्राइब्स, उनसे संबंधित हमने कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। कम से कम 8-10 ट्राइब के क्वेश्चन जो है को हमने इसमें डाले हैं, जो अभी आपके सामने जो है आंसर सहित मिलेंगे आपको। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले जारवा जनजाति निम्न में से कहां पाई जाती है, यह क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो आप देखेंगे कि जारवा जनजाति निम्न में से कहां पाई जाती है, तो आपको पता है इसमें देखिए हमने आंसर इंक्लूड कर रखा है। तो अंडमान निकोबार में जो है यह जनजाति। अच्छा, हम देख रहे हैं कि खासकर अंडमान निकोबार से संबंधित ज्यादा जनजातियां पूछी जा रही है वर्तमान में, जैसे ओंगे ट्राइब है या और भी ट्राइब है, तो ये सब पूछी जा रही है वर्तमान में। अभी देखिए, भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। तो भील आपको पता होगा कि यह जो है तीनों के सीमावर्ती क्षेत्र, यानी देखिए ध्यान रखिए, तीनों के सीमावर्ती क्षेत्र का मतलब है कि राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन तीनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में जो है यह निवास करती है। तो कौन सी ट्राइब, भील जनजाति। ठीक है, तो अब देखिए, और देखिए निम्न में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है। तो अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको नहीं और हाँ में बहुत छोटा सा जल्दी के क्रम में आप क्या करते हैं कि नहीं और हाँ को नहीं देखते हैं, आप हाँ ही मानते हैं, नहीं नहीं उसको देख पाते हैं। तो उस क्रम में ऐसे करके भी घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें डोंगरी जो है ऑप्शन सही है इसमें, देखिए। अब उसके बाद देखिए, दफला तथा
सिंघपो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? तो यह देखिए, इसमें आपका आंसर मेंशन है, अरुणाचल प्रदेश में जो है यह जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तो अभी देखिए ये भील वाली जनजाति, फिर देखिए भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, वही चीज देखिए मतलब आ रही है। तो ये महाराष्ट्र में भील जनजाति पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है, निम्न राज्यों में किस में अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती है? अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है किस राज्य में? तो ये इस तरीके से देखिए, एक होता है पीवीटीजीएस यानी पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, तो ये सब ग्रुप्स जो है अभी चर्चा में हाल फिलहाल में है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कुछ जनजातियों को स्पेशल दर्जा देने की बात चल रही है, तो इसलिए यह चर्चा में अभी हाल फिलहाल में है। तो इसलिए इसमें देखेंगे, इसमें कौन सी नहीं है, तो हरियाणा में जो है ये कोई भी पीवीटीजीस या अनुसूचित जनजाति नहीं है। ठीक है, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो अहोम आपको पता होगा, अहोम पूरा एक साम्राज्य है। अच्छा, अहोम साम्राज्य ये असम में पड़ता है, और उसके बाद इसका एक बहुत महत्वपूर्ण शासक जो रहे थे वो लचित बोरफुकन रहे थे, जो भी हाल फिलहाल में उनकी जयंती मनाई गई थी, तो इसलिए वो चर्चा में रहे थे, लचित बोरफुकन। तो ठीक है, तो ये वहीं से संबंधित है अहोम। भील जनजाति भारत में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो ये देखिए फिर क्वेश्चन आया है, तो मध्य प्रदेश से। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं जनजातियों से संबंधित, और भी देखते हैं जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन। देखिए, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है? तो देखिए थारू जनजाति, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि थारू जनजाति कहाँ निवास करती है। तो इस तरीके से ये भी आपको क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गारो जनजाति, गारो जनजाति, ठीक है, यह कहाँ है? तो यह इसमें दिया गया है मेघालय में। तो इस तरीके से यह आपको क्लियर हुआ। अच्छा, यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है? जो चैनल का नाम है RKP स्टडी प्लस। इस तरीके से यह जो है, जिस तरीके से ये जो है चैनल का नाम है, वही टेलीग्राम ग्रुप पर आप सर्च करेंगे RKP स्टडी प्लस, तो आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब चीजें जो है क्लियर हुई आपको। अब जनजातियों से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपका लगभग क्लियर होगा। ठीक है, बाकी आप जनजातियां पढ़ते रहिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम लोगों का। अब ये स्नो लेपर्ड है, ये हाल फिलहाल में चर्चा में है। स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड जो है यह बर्फ में रहने वाला लेपर्ड है। इसकी यह पिक्चर है, देखिएगा। अब यह जो है अभी हाल फिलहाल में इसका सर्वे हुआ है। अच्छा, सर्वे जो हुआ है वो लास्ट जो 2020 में हुआ था, अभी हाल फिलहाल में एक और सर्वे हुआ है इसका। तो अब इससे ये पता चला है कि सर्वे जो हुआ है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड कहाँ पाए जाते हैं, और यह जनगणना या सर्वे कितने वर्ष के अंतराल पर होता है। तो आपको ये पता चला कि यह 4 वर्ष के अंतराल पर, 4 वर्ष के अंतराल पर होता है सर्वे। ठीक है, अब देखिए इसका वैज्ञानिक नाम आप ध्यान रखेंगे, पैंथेरा यूनिकिया। ठीक है, पैंथेरा यूनिकिया इसका साइंटिफिक नाम है या वैज्ञानिक नाम है इसका। अच्छा, प्रोटेक्शन स्टेटस में देख लेते हैं कि इसकी कंडीशन क्या है। तो IUCN की लिस्ट में इसको वल्नरेबल कैटेगरी के अंतर्गत रखा है, यानी इसकी संख्या लगभग ठीक ठाक है। अब ठीक ठाक का मतलब है कि लगभग 700 के आसपास है। तो अब साइट्स में देखेंगे, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। अच्छा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शेड्यूल 1 में रखा गया है, तो सीधी सी बात है कि इसका शिकार वगैरह और इसका व्यापार वगैरह वो सब प्रतिबंधित है। तो यानी ना ही शिकार किया जा सकता है और ना ही व्यापार किया जा सकता है इसका। तो इस तरीके से ये स्नो लेपर्ड के बारे में जानकारी आपको मिली। अच्छा, अब हम समझे कि स्नो लेपर्ड जो है वह किस राज्य में ज्यादा है। तो यह लद्दाख में ज्यादा पाए जाते हैं। लद्दाख हुआ, हिमाचल हुआ, सिक्किम हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, तो इन क्षेत्रों में यह पाए जाते हैं स्नो लेपर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको क्लियर हुआ कि स्नो लेपर्ड के बारे में अभी हाल फिलहाल में चर्चा रहा, तो इसलिए हमने आपको ये क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल फिलहाल में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया चर्चा में रहा है, तो इसलिए हमने क्वेश्चन को उठाया है, क्योंकि 22वां विधि आयोग, यानी इसको हिंदी में कहेंगे विधि आयोग। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले
विधि आयोग की पृष्ठभूमि को समझते हैं हम लोग हैं विधि आयोग। ठीक है, यह 1833 के अधिनियम, आपको पता होगा कि अंग्रेजों के समय में संवैधानिक विकास के क्रम में 1833 का अधिनियम आया था, जिसमें एक विधि आयोग बनाने की चर्चा करी गई थी, जो कि लॉर्ड मैकाले के द्वारा एक विधि आयोग बनाने की बात कही गई थी। 1834 में एक विधि आयोग बनाया गया, जिसकी अवधि 3 वर्ष रखी गई। ठीक है, तो आप एक चीज तो आपको क्लियर हो गया कि विधि आयोग की ड्यूरेशन जो होती है वो 3 वर्ष होती है, ये बात एकदम क्लियर हो गई। अब उसके बाद हम लोग समझेंगे कि 1834 में पहला विधि आयोग बना था, किसकी अध्यक्षता में बना था? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में बना था यह आयोग। अब थोड़ा हम लोग चर्चा अगर करें तो क्या वर्तमान में यह आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है, कौन इसको लीड कर रहा है? तो इसमें हमने मेंशन कर रखा है कि ऋतुराज अवस्थी जो है वर्तमान की विधि आयोग को लीड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको पता चला। फिर उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन बनता है जो आपको, ये देखिए क्वेश्चन, आजादी के बाद पहला विधि आयोग 1955 में सी सीतलवाड़ की अध्यक्षता में बनाया गया था, यानी इन्हीं ने लीड किया था इस आयोग को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, सी सीतलवाड़। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग जानकारी रखेंगे कि चूंकि देखिए, एक तो जब आयोग मैकाले की अध्यक्षता में बना था, तो वह आयोग जो बना था आजादी से पहले का था। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं पर हो जाता है कि जब भारत आजाद होगा तो वहां से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो फिर उसके बाद जब पहला विधि आयोग जो बनेगा 3 ईयर के लिए, तो वो जो है लीड किया जाएगा, सीतलवाड़ के द्वारा लीड किया जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक चीज क्लियर हुई कि ये लॉ कमीशन अभी बना है, तो कौन सा बना है आपको ध्यान रखना है, 22वां। तो इस तरीके से आपको क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, नैनो डीएपी के बारे में। अभी हाल फिलहाल में नैनो डीएपी चर्चा में है और बहुत ज्यादा चर्चा में है, इंपॉर्टेंट भी है। डीएपी का मतलब होता है डाई अमोनियम फास्फेट। ये बात क्लियर हुई कि डीएपी का मतलब क्या होता है, डाई अमोनियम फास्फेट। चलिए ये बात भी क्लियर हुई। अब चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि यह यूरिया का एक पैकेट आपने सुना होगा, यूरिया का एक 50 किलो का पैकेट आता है। अच्छा, यह जो है नैनो डीएपी क्या है? नैनो डीएपी एक लिक्विड रूप में लगभग 500 ml का एक जो है बैग है, मतलब बैग क्या है, एक बोतल टाइप की है 500 ml की। ठीक है, 500 ml का ये है, एक जार टाइप का मिलता है, जिसमें पानी मिलाकर और उसको छिड़काव किया जाता है खेत में। तो अब यह काम उतना ही करती है, यानी 500 ml यूरिया को ले लीजिए आप लिक्विड रूप में, यानी लिक्विड रूप में ले लेंगे आप। ठीक है, और उसके बाद यह 50 किलोग्राम 50 किलोग्राम यूरिया के बराबर है। एक तो आपका कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, यानी आपको सस्ता पड़ेगा। दूसरा, पौधों पर यह जब पड़ेगा तो फायदा ज्यादा करेगा। यह इस तरीके से बनाया ही गया है ताकि यह जो है ज्यादा इसका लॉस ना हो। चूंकि हम लोग खाद को ज्यादा मात्रा में बिथोरते हैं, यानी उसको जो है फैलाया जाता है खेत में, तो इस कारणवश कुछ खाद तो पौधों में जाती है, कुछ इधर उधर चली जाती है। लेकिन जो यह आपका छिड़काव होगा तो यह पौधे पर ही स्पेशल रूप से होगा, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है और यह क्वेश्चन वर्तमान में चर्चा में बना हुआ है। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं जानना है, लेकिन हाँ इतना जरूर जानना है कि ये पोर्टल चर्चा में रहा है वर्तमान में। देखिए, सी केयर्स पोर्टल जो है यह अभी चर्चा में रहा है, इसको लॉन्च किया गया है। ध्यान रखेंगे, यह एक वेब पोर्टल है, यह वेब पोर्टल है, इसको लॉन्च किया गया है कोल एंड माइन, मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइन के द्वारा। यह क्या करेगा, यह जितने भी माइनिंग एरिया है जहां से कोयला खनन किया जाता है, तो उन क्षेत्रों को क्या करेगा, यह निगरानी रखेगा। तो इस तरीके से यह पोर्टल वेब पोर्टल है, इसको लॉन्च किया गया है। तो छोटी सी जानकारी थी, अच्छी लगी तो इसलिए मेंशन कर दी इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज वायु शक्ति
अभी हाल फिलहाल में चर्चा में है, क्योंकि 17 फरवरी के आसपास यह अभ्यास हुआ है, वायुसेना के द्वारा यह अभ्यास किया गया। यह हर 3 वर्ष में होता है। हाल फिलहाल में जो हुआ है वो पोखरण में हुआ है। तो इसमें अभी हमारे जो है बहुत से अभी आधुनिक, जैसे राफेल जो कि फ्रांस से लिया गया था, उसका भी हम लोगों ने टेस्टिंग किया और उससे जो है हम लोगों ने अपना वायु प्रदर्शन किया। तो इस तरीके से हम लोग जो है ये सब करते रहते हैं। फिर उसके बाद एक होता है गगन शक्ति। यह हर 5 वर्ष में होता है गगन शक्ति का अभ्यास। यह हर 5 वर्ष में हमारी वायुसेना कंडक्ट करती है इसको, और इस तरीके से ये अभ्यास होते ही रहते हैं। ठीक है, हर 5 वर्ष में, हर 3 वर्ष में, और भी अभ्यास होते रहते हैं, एक्सरसाइज। तो इस तरीके से ये सब अभ्यास क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये साइनस X1 है। अब क्वेश्चन आपसे ये डायरेक्ट पूछा जाएगा कि साइनस X1 क्या है। तो चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एक ब्लैक होल है। ठीक है, साइनस X1 क्या है? यह एक ब्लैक होल है। अब इसके बारे में थोड़ी रोचक चीजें आपको बताते हैं कि यह लगभग ऐसे समझ लीजिए सूर्य से, ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल एक रिच द्रव्यमान, यानी अधिक से अधिक द्रव्यमान वाला एक संकेंद्रण बिंदु होता है, जहां पर बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल, मतलब ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो जाती है उसकी, और वह एक संकुचित बिंदु की भांति हो जाता है। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसमें इतना ज्यादा होता है कि यह प्रकाश को भी चमकने नहीं देता है और प्रकाश को भी अपने अंदर समाहित कर लेता है। इतना ज्यादा इसमें जो है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिस कारण यह, अब देखिए ये हाल फिलहाल में अभी ये चर्चा में रहा है। क्यों? क्योंकि यह अभी हाल फिलहाल में खोजा गया है। यह सूर्य से लगभग 20 गुना ज्यादा बड़ा है, यानी 20 गुना ज्यादा बड़ा है। और यह, हमने आपको बताया कि यह प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है। यह एकदम डार्क मैटर की तरह काम करता है, मतलब एकदम अंधेरा बिल्कुल, उसमें कोई भी मैटर पास में जाएगा तो उसको खींच लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यह ब्लैक होल। अच्छा, अब एक चीज और आपको बताएं कि हमारा सूर्य कितना बड़ा है। हम थोड़ा आपको पृथ्वी की तुलना में बताते हैं। लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख गुना बड़ा है कौन? सूर्य, पृथ्वी से। और जबकि सूर्य से कितना बड़ा है? 20 गुना बड़ा है ब्लैक होल। तो आप कल्पना कर सकते हैं इस चीज की कि यह ब्लैक होल साइनस X1 कितना बड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बात क्लियर हुई। साइनस X1 आपको बस याद रखना है, साइनस X1 क्या है? तो यह एक ब्लैक होल है, बस इतना से याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। ये देखिए हाल फिलहाल में बहुत चर्चा में है, और यह एक बहुत बड़ी बीमारी है, समझ लीजिए एक प्रकार से। अब देखिए इसके बारे में समझते हैं। यह है व्हीट ब्लास्ट। व्हीट ब्लास्ट क्या है अभी हम समझेंगे इसको। व्हीट ब्लास्ट क्या है? देखिए, यह सबसे पहले 19वीं सदी में ब्राजील में यह फंगल टाइप का एक बीमारी है यह, जो कि पाया गया था। इस फंगस का नाम जो है क्या है? ये मैग्नापोर्थ ओराइज। तो ये इसका नाम है, ये इसका जो है इस फंगस का नाम है। अच्छा, इसके बारे में अभी वर्तमान में यह चर्चा रही, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में बताया गया कि विश्व में गेहूं के उत्पादन में 13% की कटौती आएगी इस फंगस के कारण। अच्छा, यह फंगस किस प्रकार से जो है यह फसल को खराब करेगा, गेहूं की फसल को, व्हीट की फसल को खराब करेगा। तो इसीलिए ये हमने एक चित्र लिया है जिसके माध्यम से समझेंगे। इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया कि यह एक हेल्दी बाली है। बाली का मतलब ये जो है गेहूं का जो है पूरा एक स्ट्रक्चर है। इस तरीके से एक बाली बनती है गेहूं के पौधे में। लेकिन यह देखिए एक प्रकार का फंगल है ये, और यह हल्का सा फंगल है अभी इसमें, यानी इतना इसका गेहूं का एरिया जो है ये बेकार हो गया, और इतना यह उपयोगी रहा है। ठीक है, यानी पार्शियल इसमें इन्फेक्शन हुआ है, यानी कुछ हद तक इसमें इन्फेक्शन हुआ है। पूर्ण रूप से ये देखिए इसमें लिखा है कंप्लीटली इन्फेक्शन, यानी इसमें ये पूर्ण रूप से इन्फेक्टेड हो गई है। अच्छा, अब ये पूर्ण रूप से जब इन्फेक्टेड हो गई है तो अब ये बेकार हो गई बाली पूरी। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए एक ही मात्र रास्ता है, अभी कोई दूसरा रास्ता अभी नहीं बना है। तो इसके लिए अभी एकमात्र रास्ता है कि आप फसल को आग लगा दीजिए। तो यही एकमात्र लास्ट उपाय है इसका। अब और अभी तो रिसर्च इस पर चल रही है हाल फिलहाल में, लेकिन
जब अभी कोई इस पर जो है और भी कोई रिसर्च आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन यह बहुत बड़ी एक समस्या बनी हुई है। इसमें भारत सरकार के द्वारा एक डेटा जारी किया गया है जिसमें यह बताया गया कि 2050 तक, सॉरी 2050 तक 2050 तक क्या है कि गेहूं की मतलब जो है, जो भी विश्व में गेहूं का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें 13% की कमी आएगी, जिससे गेहूं की किल्लत आएगी, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी किल्लत आएगी 2050 तक। तो इसलिए यह जो है वर्तमान में चर्चा में है। तो आप ध्यान रखेंगे कि व्हीट ब्लास्ट क्या है, यह एक फंगल डिजीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। ये उसी का जो है पिक्चर है जो आपका व्हीट ब्लास्ट बताया हमने। तो इसमें ये एकदम स्वच्छ है, स्वस्थ है बिरवा, और ये इस तरीके से धीरे धीरे फंगल लगा हुआ है और ये एकदम जो है खत्म हो गया है। ये 100% फंगल वाला है, तो इस तरीके से इसमें दिखाया गया है। चलिए हम लोग इरडई के बारे में चर्चा करते हैं। इरडई क्या है, तो ये देखिए, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, जो कि एक लिमिटेड एजेंसी है और एक एनबीएफसी है। समझेंगे कि एनबीएफसी क्या होता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे कि यह क्या है, नॉन बैंकिंग, यानी ये बैंक नहीं है लेकिन यह वित्त प्रोवाइड कराती है। तो आप समझेंगे कि क्या है, एक बार फिर से समझेंगे कि इरडई क्या है। तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि यह हरित वित्त है, ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि यह जो वित्त प्रोवाइड कराता है यह रिन्यूएबल एनर्जी के लिए वित्त प्रोवाइड कराता है। यानी आपको अगर कोई रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोग्राम लगाना है, एग्जाम्पल आप सोलर पैनल लगवाते हैं, आप पवन चक्की लगवाते हैं, यानी विंड एनर्जी आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग करना चाहते हैं, उस कंडीशन में ये आपको क्या करेगी, ये सहायता करेगी, ये आपको वित्त प्रोवाइड कराएगी इस तरीके से। ये और क्या करेगी, बहुत कम रेट पर आप पर ब्याज लगेगा इसके तहत। तो यह इसकी अर्निंग का मुख्य स्रोत क्या है, यह अर्निंग आप ही से करती है। यानी सीधी सी बात कहें कि आपको वित्त प्रोवाइड कराती है और बहुत कम रेट पर, और उसी से जो आपको उसको ब्याज मिलता है वही उसका मेन अर्निंग का जरिया है। तो इस तरीके से यह एक इरडई एक एजेंसी वर्तमान में चर्चा में बनी हुई थी, तो इसलिए इसको ले लिया। अब चर्चा में बनी थी तो इसको यह कब स्थापित हुई थी, तो 1987 में यह स्थापित हुई थी। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ कि 1987 में यह स्थापित हुई थी और यह मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आती है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, इसको जो बनाया गया था कंपनी एक्ट 1956 के तहत बनाया गया था। कंपनी एक्ट 1956 के तहत बनाया गया था, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, यह एक मिनी रत्ना कंपनी है। ठीक है, मिनी रत्ना कंपनी है, यानी एक बहुत बड़ी कंपनी है, लगभग ठीक ठाक है। महारत्ना तो नहीं, लेकिन हाँ मिनी रत्ना जरूर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको चीजें क्लियर हुई। ठीक है, तो ये इरडई जो है क्या है, आपको क्लियर हुआ एकदम कि यह एक एनबीएफसी है, यानी यह आपको वित्त प्रोवाइड कराएगी, लेकिन किसके लिए, यह आपको ग्रीन एनर्जी के लिए वित्त प्रोवाइड कराएगी, ना कि अदर के लिए नहीं प्रोवाइड कराएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर पोर्टल। अच्छा, घर पोर्टल अभी हाल फिलहाल में चर्चा में था, तो इसलिए हमने इसको ले लिया है। घर पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जो बच्चों के लिए, यानी जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं और कोई ऑफेंस करते हैं, मान लीजिए वो गलती से किसी का मर्डर करते हैं या कोई भी ऑफेंस करते हैं, तो उस कंडीशन में उनके लिए क्या कुछ ऐसे कानून हैं जो उनको रक्षा प्रोवाइड कराते हैं, तो इस तरीके से हम लोग समझेंगे। तो इसको लॉन्च किया गया है, देखिए इसमें बहुत हल्का से दिख रहा होगा, गो होम एंड रीयूनिट। ठीक है, लॉन्च किया गया है एनसीपीसीआर के द्वारा। ठीक है, एनसीपीसीआर के द्वारा लॉन्च किया गया है इसको। तो आप ध्यान रखेंगे, ये घर पोर्टल किसके लिए है, ये बच्चों के लिए बनाया गया है, यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर कोई भी जो है वो ऑफेंस करते हैं तो उनको वह संरक्षण प्रोवाइड कराता है, यानी अब उनको सुधारने का काम करेगा वह, ना कि उनको उस ऑफेंस के लिए सीआरपीसी आईपीसी के तहत कोई भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा, नहीं, उनको क्या किया जाएगा, प्रेक्षागृह में डाला जाएगा और उनको क्या किया जाएगा, उनके लिए ऐसे नियम रूल बनाए जाएंगे जिससे वो सुधरे, ना कि वो बिगड़े। चलिए ये आपको क्लियर हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से एनसीपीसीआर के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए देखिए एनसीपीसीआर क्या है,
एक बार समझेंगे, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ठीक है, इसको बनाया गया था 2007 में, ठीक है। अच्छा, अब इसी के क्रम में एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपका। क्या है विश्व बाल दिवस? कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को मनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।